हम आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, उसमें मेन चैलेंजर मानी जा रही है समाजवादी पार्टी। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो हमारे साथ हैं बीबीसी के पूर्व संवाददाता और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार रामदत्त त्रिपाठी। और हम रामदत्त जी से जानेंगे कि क्या अखिलेश यादव सचमुच भारतीय जनता पार्टी के मेन चैलेंजर के रूप में उभरेंगे 2022 में, वो बड़ी चुनौती देंगे। तो सबसे पहले मैं रामदत्त जी यही सवाल आपसे पूछता हूँ कि क्या अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे हैं मेन चैलेंजर, और वो क्यों दिख नहीं रहे हैं? देखिए, मेन चैलेंजर तो दिखाई दे रहे हैं। उसकी दो वजह है कि जो पिछले दो चुनाव हुए, खास करके आप पंचायत का ही ले लीजिए, गांव पंचायत का भी या ब्लॉक का भी, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी। जिला परिषद में भी लड़े, कितने जीते नहीं जीते वो एक अलग बात है, क्योंकि इन चुनाव में सत्ता का ज़्यादा प्रभाव इस्तेमाल होता है। विधानसभा में भी वो नंबर 2 है, तो ये प्रजम्पशन तो है। और दूसरी बात ये है कि चूँकि मायावती अब तक निष्क्रिय रही हैं, और आमतौर पे पत्रकार तो उनको खारिज करते रहे हैं कि भाई वो अब उनकी पारी खत्म हो रही है। लेकिन चूँकि मायावती ने अभी ब्राह्मण सम्मेलन के बहाने अपनी पार्टी को सक्रिय कर दिया, और उनके जो नंबर 2 नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा, वो जिलों-जिलों में घूम रहे हैं, तो इसलिए अब माना जा रहा है कि भाई मायावती सक्रिय हैं। दूसरे कांग्रेस की तरफ से भी चूँकि प्रियंका गांधी सक्रिय रही हैं, हर मुद्दे पे आती हैं, और उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय कुमार लालू, वो बहुत सक्रिय हैं, गिरफ्तारी देते हैं, सत्याग्रह धरना करते हैं। तो इस लिहाज से जब लोग तुलना करते हैं तो समाजवादी पार्टी को लगता है कि भाई वो सड़क पे क्यों नहीं है, जबकि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है, परंपरा रहा है, वो ज़्यादा सड़क पे हमेशा रहते रहे हैं। और इस तरह से लखनऊ में बहुत दिनों से उन्होंने कोई अपना शक्ति प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, उनसे ये सवाल लोगों ने पूछा है, और मैंने देखे हैं उनके एक दो इंटरव्यू, तो उनकी ये सफाई है कि देखिए, कोरोना की वजह से, प्रोटोकॉल की वजह से सरकार कहीं जाने आने ही नहीं देती। विपक्ष के नेता अगर किसी के 13वीं बरखी में भी या किसी की मृत्यु हो गई, उसमें शोक प्रकट करने में जाना चाहते हैं तो गिरफ्तार करके रास्ते से रोक लिया जाता है। तो कैसे जाएं? कोरोना का एक तो यह है। दूसरा, लोगों को ये भी लगता है कि ये जो मोदी सरकार का ये छापे वापे डालने का है, और सीबीआई ईडी इन सब का, अभी देखिए रिवर फ्रंट वाले में छापे पड़े, तो लोगों का कहना ये है कि साहब वो अभी इसलिए लो प्रोफाइल रह रहे हैं ताकि सरकार कहीं ऐसा ना हो कि जैसे लालू यादव को तमाम मुकदमों में फंसा के और फिर वो जेल चले गए, तो वो अपने को बचाए रखना चाहते हैं ताकि जब रियल लड़ाई आए और उस समय हो। जहाँ तक अखिलेश यादव की है, उन्होंने ये सफाई दी है, मैंने सुना कहते उनको कि भाई हम अपने कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर कर रहे हैं, जिलों जिलों में हम वहाँ गए हैं। दूसरे, उन्होंने ज़्यादा जो कार्यक्रम किए हैं तहसील लेवल पर करा रहे हैं, जिले लेवल पर करा रहे हैं, तमाम कार्यक्रम उनका ये कहना है कि वो करा रहे हैं। लेकिन ये परसेप्शन जरूर है, क्योंकि उन्होंने कोई अपने पार्टी की बड़ी कार्यकारिणी, पार्टी की जो पार्टी फोरम की भी कोई बड़ी मीटिंग, छोटी मीटिंग इधर नहीं हुई है। अब उनकी तैयारी क्या हो सकती है? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा एक मुद्दा बनाते रहे हैं। पहली बात तो ये कहते हैं कि साहब, योगी जी उन्हीं के जो काम शुरू हुए थे उन्हीं का उद्घाटन कर रहे हैं, कोई नया कार्यक्रम वो नहीं लाए हैं। अपनी लैपटॉप योजना की भी बात बताते हैं, वो बेरोजगारी की भी बात बताते हैं छात्रों के लिए। आज इधर एक उनकी तरफ से ये बिजली वाला भी बात आ रही है कि जैसे केजरीवाल ने कहा कि 300 यूनिट फ्री देंगे, संभवतः वो भी है। तो ऐसा लगता है कि वो भी अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, और शायद बरसात खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं कि बरसात नहीं, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो योगी जी के काम की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो सिर्फ उनका किया हुआ उद्घाटन ही उद्घाटन कर रहे हैं। उद्घाटन का उद्घाटन है उनका, लगातार इस पर बहुत जोर रहता है कि योगी जी उद्घाटन का उद्घाटन कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जब उनसे पूछा जाता है ये अखिलेश यादव से कि भाई आप किस मुद्दे पर चुनाव में जाएंगे? आप 5 साल आपने शासन किया है, लेकिन आपका मुद्दा क्या होगा योगी सरकार को सत्ता से हटाने के लिए? तो वो मुद्दे नहीं बताते हैं। क्या मुद्दे हो सकते हैं उनके पास, हाँ, मुद्दे जिनका खुलासा वो अभी नहीं कर रहे? अभी मुद्दों को उन्होंने क्रिस्टलाइज नहीं किया। जैसे पिछली बार उनका था उम्मीद की साइकिल, और देखिए पिछली बार वो आए थे तो सचमुच एक उम्मीद जैसी थी। लोगों को लगा था कि एक यंग पढ़ा लिखा लड़का जो है, विदेश से भी आया है, चीज़ों को समझते हैं, तो ये कुछ नए जो एस्पिरेशनल क्लास है, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको काफ़ी उम्मीद आई थी। और
लोग ये कहते भी हैं, देखिए कि तमाम काम तो हो रहे थे उस समय, जो इस समय भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है, जो उनके विज्ञापन मतलब विज्ञप्तियाँ आती हैं उसमें जो जिन मुद्दों पे वो जोर देते हैं कि भाई सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ गया है, लॉ एंड ऑर्डर की हालत खराब है, और देखिए यही जो विपक्ष में होता है वो जनरली यही मुद्दे उठाते हैं। हमारा यहाँ दुर्भाग्य यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज में ये कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो बहुत कंक्रीट कार्यक्रम लेके आए कि भाई हम शिक्षा को ऐसे सुधारेंगे, स्वास्थ्य का हम ऐसे सुधारेंगे, स्वास्थ्य इसमें बड़ा मुद्दा है, या रोजगार की बात तो करते हैं लेकिन कैसे देंगे रोजगार, जबकि रोजगार खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, जितना मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है। तो अभी तो हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बीच में उनके कार्यालय के बाहर बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखाई दिए थे जिसमें ये कहा गया था कि वो आते ही पहली कलम से, जैसे बिहार में एक हलचल मचाई थी तेजस्वी यादव ने और कहा था कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी देंगे, उसी तरह का एक वादा होर्डिंग्स में नजर आया था समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर। क्या आपको लगता है कि रोजगार और ये बड़ा मुद्दा उनके सामने होगा और इस मुद्दे को वो आगे लेकर आना चाहेंगे? लेकिन सच्चाई ये है कि रोजगार तो मुद्दा है। रोजगार दो तरह से मुद्दा है। रोजगार खाली इस बात का नहीं है कि सरकारी नौकरी मिले या कंपनियों में मिले। जो स्वरोजगार रहा है जिसमें बहुत सारे लोग उसमें जुटे रहे, ये खास करके कोरोना और नोटबंदी, लॉकडाउन और नोटबंदी, इससे बहुत प्रभावित हुआ है। दूसरे जीएसटी से लोग परेशान हैं क्योंकि रेट्स भी बहुत ज़्यादा 28% रेट है, और जो छोटा छोटा अकेला जो उद्यमी है उसके लिए जाके बार बार जमा करना, उसका सब विवरण देना, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि अपोजिशन उसी को, इन्हीं मुद्दों को क्रिस्टलाइज करेंगे। और अभी उन्होंने जो एक कार्यक्रम अनाउंस किया है शायद मायावती के जवाब में, वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पार्टी के 5-6 जो बड़े ब्राह्मण नेता हैं, जिसमें माता प्रसाद पांडे जो स्पीकर थे, तो उनको अभिषेक मिश्रा जो लखनऊ के हैं मंत्री थे। देखिए एक बात ये भी है कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोट अच्छे खासे मिलते रहे, और मुलायम सिंह यादव ने जब पहली बार सरकार बनाई थी तो उनके उसमें तो बहुत ब्राह्मण मंत्री थे। तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव की कोशिश यही है कि भाई अभी पहली बात तो कि कोई ऐसा कदम न उठाएं, कुछ ऐसा न करें कि सरकार बीच में पता चले कि उनको किसी न किसी फर्जी केस में कहीं जेल में डाल दें। देखिए आजम खां की जो स्थिति है आप देख ही रहे हैं। तो कुल मिला के वो लो प्रोफाइल रहते हुए मुझे लगता है अपने पत्ते अक्टूबर के बाद खोलेंगे, क्योंकि लंबा कैंपेन सस्टेन करना भी मुश्किल होता है। ये भी एक मुश्किल है क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये संसाधनों का अभाव जो है भारतीय जनता पार्टी की तरह बाकी दलों के पास नहीं है। और एक बात आप बार बार जोर दे रहे हैं कि उनको किसी बात का डर है कि उनको किसी फर्जी मुकदमे में फंसाया जा सकता है। और बिहार में जैसे लालू यादव के साथ हुआ, और एक वर्ग का ये कहना है कि उनके ऊपर ये आरोप गलत हैं और सारा उनको जो है एक तरह से जुडिशरी में एक तरह से उसको कन्विक्ट कर दिया गया और वो आज बिहार की राजनीति में हाशिए पर चले गए। तो क्या आपको लगता है ये मामला इतना सीरियस है? ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीरियस है। आप देखिए कि अभी भी एक केस सुप्रीम कोर्ट में है जिसमें कांग्रेस के एक लीडर है, वो चतुर्वेदी जी, वो बराबर उसको खुलवाने के लिए लगे रहते हैं, जिसमें मुलायम सिंह के बारे में भी आशुतोष चतुर्वेदी है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका ठीक से। नोएडा में जमीन आवंटन का मामला है, कोई कई चीजें हैं तो वो करते रहते हैं। तो वो मामला कि भाई उसको गलत ढंग से बंद किया गया था, तो बहुत सारी चीजें। देखिए क्या है, आप एक बात समझने की कोशिश करिए कि एक पहला आज से 30-40 साल पहले ये होता था कि डॉक्टर लोहिया थे, जयप्रकाश नारायण थे, बहुत सारे लोग, राजनारायण जी, तो ये परमानेंट विपक्ष में रहते थे और कांग्रेस परमानेंट सत्ता में रहती थी। तो विपक्षी ही दलों के पास फक्कड़ लोग होते थे, उनके पास कुछ होता ही नहीं था। जब आप 3 बार 4 बार सत्ता में रह लेते हैं, कोई भी हो, तो आपके ऊपर कभी भी तमाम फाइलें खोल के साहब आपने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया, वो प्रोजेक्ट अप्रूव किया, किसी को भी कहीं भी कोई भी फंसा सकता है। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को और होता भी है कि आप जब सत्ता में रहते हैं तो आप बहुत लोगों को मोबिलाइज भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के गलत काम भी करते हैं, करवाने पड़ते हैं। तो फिर एक बार जब आप सत्ता में रह लेते हैं तो जो दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो वो ब्लैकमेल करती है। और इस समय देखिए जो योगी और मोदी की सरकार है, जो विंडिक्टिवनेस है, तो मुझे लगता है कि ये कोई ख़राब स्ट्रेटजी नहीं है कि भाई आप थोड़ा लो प्रोफाइल रहें और अपनी पार्टी मशीनरी ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। जी, एक बहुत आखिर में, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं आखिर में बहुत संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूँगा। एक जो संभावना इस वक्त देखी जा रही है कि ये लड़ाई जो 2022 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होनी है,
वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में हुई है। क्या इस बात से आप सहमत हैं? आपको लगता है कि हाँ ये जी कुतर्फा जी, और लड़ाई है? एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु ये भी है कि देखिए, लड़ाई में विधानसभा चुनाव आप पहले जैसे नहीं रहे, बहुत फर्क आ गया है। जो कैंपेनिंग की स्ट्रेटजी और तौर तरीका बहुत बदल गया। आप वर्कर्स का और धरना प्रदर्शन का भी उतना नहीं, आप नई टेक्नोलॉजी से माइक्रो लेवल तक आप मैनेज कर सकते हैं, पोलिंग बूथ लेवल तक आप व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट है, बहुत सारे तरीके हैं। तो मुझे लगता है कि और उसमें भी अलग पैसा चाहिए। तो मुझे लगता है अभी जो अखिलेश यादव लगे हुए हैं वो पीछे दिखाई नहीं दे रहा है हम लोगों को। वो जैसे जयंत चौधरी के साथ उनके कई मीटिंग हो चुकी हैं, जैसे केजरीवाल के पार्टी के साथ भी उनका कुछ चल रहा है, जैसे और जो छोटे छोटे दल हैं उनके साथ भी उनका चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अभी वो इत्मीनान से कोई एक अलायंस वीव करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका ऐसा कुछ बन जाए कि जिसका, जैसे चंद्रशेखर की भी बात चल रही है, सहारनपुर के आसपास मुजफ्फरनगर के नेता हैं। तो अखिलेश की कोशिश ये है, और खास करके आप देखिए कि वेस्टर्न यूपी में जो किसानों का आंदोलन है, और वैसे भी किसान नाराज हैं इस सरकार से, क्योंकि देखिए गेहूं की खरीद का मामला है, चाहे धान की खरीद का मामला हो, या मतलब फसल का, ठीक, वो किसान कानून तो एक अलग मुद्दा है कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन डे टू डे की लाइफ में भी आप देखिए इनपुट के दाम बढ़ गए, बिजली के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए। तो मुझे लगता है उसको भी अखिलेश यादव की जो किसान आंदोलन की से जो ऊर्जा निकल रही है सरकार के खिलाफ, तो उसको जयंत चौधरी के माध्यम से उसको भी, तो वो अभी मुझे लग रहा है कि वो छोटे छोटे गठबंधन बनाने में भी बिजी है, क्योंकि इसमें रणनीति और व्यूह रचना भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब पहले जैसी राजनीति नहीं रही कि सड़क पे हर चीज़ को आप सड़क पे लड़ाई लड़ें और शक्ति प्रदर्शन। जी बिल्कुल। कोरोना की वजह से भी लड़ाई का तौर तरीका बदल गया है चुनाव में, और देखने वाली बात होगी कि 2022 के चुनाव ज़मीन पर किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन जो रामदत्त जी कह रहे हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी अभी उस लड़ाई में आने के लिए बहुत सारी तैयारी अंडरग्राउंड कर रही है, और सतह पे उसकी तैयारी भले न दिखाई दे रही हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ही आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, ऐसा एक इस पूरे उनकी बातचीत से ऐसा लग रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। धन्यवाद। मिलेंगे इसी तरह के वीडियो में इसी तरह की चर्चा के साथ। नमस्कार।